हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेज सिविल सर्विस में। आज हम बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसका मतलब होता है मुगल साम्राज्य का पतन। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जिस साम्राज्य को बाबर ने खड़ा किया और उसे हुमायूं और अकबर ने अपनी नीतियों से सुदृढ़ बनाया, वो साम्राज्य कैसे औरंगजेब के मरने के बाद धराशाही हो गया। इस वीडियो में मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना रहती है, मैं उन प्रश्नों को इस पूरे वीडियो के दौरान और इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, जिससे वो प्रश्न जो इस टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके ना छूटें। मेरा नाम है शांतनु और मैं आप तक इस वीडियो को लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है मुगलों की जो जियोलॉजी है वो देख लेते हैं, जिसका मतलब है उत्तरकालीन मुगलों की वंशावली। तो यहाँ पे इस पूरे चार्ट में जो भी आप देखोगे, इस पूरे चार्ट में जो भी ग्रीन कलर के हैं, वो जो नाम लिखे हैं ग्रीन कलर में, वो सारे नाम वो नाम हैं जो जिन्होंने मुगल शासन के दौरान सत्ता को संभाला था। ठीक, इसके बाद ये जो नंबर्स देख रहे हैं ये उन शासकों का क्रम है कि मतलब जैसे पहले नंबर पे मुअज्जम राजा बने थे, उसके बाद उनके बेटे जहांदार शाह बने थे, फिर तीसरे नंबर पे उनके भतीजे फर्रुखसियर बने थे। तो यानी कि ग्रीन कलर में शासकों के नाम, ब्लैक कलर से नंबरिंग उनका क्रम है, और वहीं पे जो ये रेड कलर के जो दो नाम आपको दिख रहे हैं, ये औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उनको मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिख दिया है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में नाम हैं ये और ये, तो इनको सत्ता नहीं मिली और ये किसी न किसी वजह से ख़त्म हो गए, और यही चीज़ इन ऑरेंज में है, पर ये चूँकि दूसरी पीढ़ी थी इसलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर में कर दिया। तो इस तरीके से ये जियोलॉजी थी उत्तरकालीन मुगलों की। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं और इस वीडियो को औरंगजेब से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा इनका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से आपको उत्तरकालीन युगों को समझने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। औरंगजेब जो है, इसकी मृत्यु के पश्चात ही ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके जितने भी पुत्र थे, इनके तो वैसे हमने यहाँ जियोलॉजी में देखा है कि इनके जो पुत्र थे वो 5 पुत्र थे इनके। जैसे ये औरंगजेब के ये जो थे ये 5 पुत्र थे। ठीक है, तो पहले पुत्र थे मुअज्जम, फिर थे मोहम्मद आजम, फिर अकबर द्वितीय, फिर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान, और फिर मोहम्मद कामबख्श। ठीक, तो ये 5 पुत्र जरूर थे, पर 2 तो चूंकि इनके विरोधी थे औरंगजेब के। कौन कौन थे? सुल्तान और अकबर द्वितीय। तो इन दोनों की तो पहले ही मृत्यु हो गई। इसके बाद जो बचते हैं मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, इनके बीच जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई मोहम्मद औरंगजेब के मरते ही। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में। ठीक है, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक, इन्होंने जो उपाधि ली हुई थी वो ली हुई थी आलमगीर प्रथम की उपाधि ली हुई थी। ठीक है, अब इनके मरने के बाद जब ये मर गए, इनके तीनों पुत्रों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो होता कुछ इस प्रकार है कि इनका जब ये मरे तो इनके मृत्यु का समाचार सबसे पहले मोहम्मद आजम को मिलता है। तो वो अहमदनगर पहुंचता है और इनके दाह संस्कार करके अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। तो मतलब अब बादशाह कौन बन चुका है? मोहम्मद आजम बन गए हैं। पर बड़े बेटे कौन है? मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, तो मोहम्मद मुअज्जम को फिर अब इसके बाद जैसे ही खबर मिलती है तो वो वहाँ से चलता है अपन जहाँ भी वो रहते हैं, तो वहाँ से वो चलते हैं आगरा के लिए। आगरा के ही पास पुल ए शाहदौला में पहुँचकर वो भी अपने आप को बादशाह घोषित कर देते हैं, और जो बादशाह घोषित के दौरान वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि भी धारण कर लेते हैं। ठीक, बहादुर शाह प्रथम की उन्होंने उपाधि भी धारण कर ली।
और ये अभी तक कहाँ पहुँच चुके हैं, आगरा के नज़दीक पुल ए शाहदौला में। फिर इनकी जो लड़ाई है वो मोहम्मद आजम से सबसे पहले होती है। मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच लड़ाई होती है। कब होती है, 18 जून 1707 में। ठीक, कहाँ होती है, सामूगढ़ के पास जजाऊ में। तो ये और ये जो जगह है वो है आगरा से 20 मील दूर। ठीक, अब ये जो जजायू का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था, ये जो है पेपर में पूछा जाता है। पेपर में कैसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि जजायू का युद्ध किन किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया या किन दो मुगल शासकों के बीच लड़ा गया। तो पहले थे मोहम्मद मुअज्जम और दूसरे थे मोहम्मद आजम। कब लड़ा गया था, 18 जून 1707 में लड़ा गया था। ठीक, अब इनको क्या हुआ कि इनकी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मोहम्मद आजम तो मर गए, मोहम्मद आजम मर गए। उनके दो पुत्र रहते हैं, वलाजाए और बीदर बख्त, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो अब जो सत्ता है वो किसके पास आ चुकी है, मोहम्मद मुअज्जम के पास आ गई। पर कुछ ही समय बाद जो है इनकी लड़ाई मोहम्मद कामबख्श यानी कि मोहम्मद कामबख्श जो हैं औरंगजेब के सबसे छोटे पुत्र या यूँ कहें हम पांचवें जो पुत्र हैं वो हैं, और इनकी लड़ाई मोहम्मद मुअज्जम की लड़ाई मोहम्मद कामबख्श से हैदराबाद के ही निकट होती है। कब होती है, 13 जनवरी 1709 में होती है। और इस लड़ाई में भी मोहम्मद कामबख्श भी मर जाते हैं और इस तरीके मोहम्मद मुअज्जम का दिल्ली सल्तनत पे अधिकार हो जाता है और पहले राजा बनकर आते हैं कौन, मोहम्मद मुअज्जम। तो जिन्होंने मोहम्मद मुअज्जम ने जो है अब तक एक पदवी धारण की हुई बहादुर शाह प्रथम, और अब उन्होंने दूसरी पदवी धारण कर लेते हैं। वो कौन सी पदवी रहती है, वो पदवी रहती है शाह आलम प्रथम की। ठीक, तो इनका शासनकाल चलता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। ठीक, ये है मोहम्मद मुअज्जम की फ़ोटो। ये फ़ोटो मैंने विकिपीडिया से ली है, आप लोग भी चाहो तो जाके वहाँ पे देख सकते हो। मोहम्मद मुअज्जम जिस समय पद को ग्रहण करते हैं, मतलब जिस समय वो शासन की गद्दी पर बैठते हैं, तब उनकी उम्र रहती है 63 वर्ष की। ठीक, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण लाइन कही जाती जो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, ही वॉज द लास्ट रूलर एंड यूज्ड द रियल पावर ऑफ एम्पायर। इसका मतलब है कि ये जो इनके लिए इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की सत्ता को सच में यूज़ किया, सच में उसका उपयोग किया है। ये वो आखिरी राजा थे। इसके बाद मतलब जितने भी राजा आए हैं उनको इतिहासकार सही शासक नहीं मानते मुगल साम्राज्य के लिए। ठीक, इसके बाद इन्होंने पीसफुल पॉलिसी को अपनाया था। तो इन्होंने पीसफुल पॉलिसी को क्यों अपनाया था, अगर हम इस सवाल पे भी बात करें तो इसका जो जवाब है वो ये है कि उस समय मुगल साम्राज्य में दल चलते थे। कौन से दल होते थे, 3 दल होते थे, एक तुरानी, एक अफ़गानी और तीसरा है ईरानी, और एक चौथा और होता था जो ईरानी दल के साथ मिला हुआ था, वो था हिंदुस्तानी दल। ठीक है, ये वो हिंदू थे जिनके पूर्वज भारत में आके बस गए थे और हिंदू से मुसलमान बन गए थे। ठीक है, यहीं से आपको जो आगे इनके शासकों में आप देखोगे सैयद बंधु मिलेंगे तो वो यहीं के थे, हिंदुस्तानी दल के। ठीक, और इस दल को जो है राजपूत, जाट, हिंदू और जमींदारों का समर्थन भी प्राप्त था। तो कुल मिला के ये बात है कि ये जो दल है ये आपस में इनकी खींचातानी होती थी। तो इन चारों दलों को ये सहयोग नीति से आपस में रखने के लिए शांतिपूर्ण नीति को अपनाते हैं। इस शांतिपूर्ण नीति में वो क्या क्या काम करते हैं, उन्होंने जजिया का कर ख़त्म कर देते हैं। जजिया कर उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक, मतलब जजिया कर ख़त्म करने का मतलब है कि अब इसकी वसूली नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने जो है फ्रीड साहू जी इन 1707, यानी कि इन्होंने संभाजी के जो बेटे हैं साहू जी, उनको 1707 में मुक्त कर दिया। वो 1689 से जो है मुगलों के पास कैद रहते हैं, तो उनको ये 1707 में मुक्त कर देते हैं। ये काम वो करते हैं जुल्फ़िकार खां के प्रस्ताव पर, यानी कि उनके कहने पर ही जो है साहू जी को
मुक्त किया जाता है। अब तीसरा इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, अगर हम इस नीति के तहत देखें तो वो ये है कि हिंदू सरदार और हिंदू राजाओं के प्रति इन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई। सहिष्णुता को इंग्लिश में टॉलरेंस बोलते। टॉलरेंस मतलब जैसे कि मतलब इनके ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको मतलब इस तरीके से रखा जाएगा कि जैसे अपने ही भाई मित्र हैं, इस प्रकार से। ठीक। फिर इन्होंने जो चौथा काम महत्वपूर्ण काम किया है वो ये काम है कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करी और सिखों के साथ मेल मिलाप को बढ़ाया। और अगर हम इनके लिए एक और जो इन्होंने जो नीति अपनाई थी अगर उसकी बात करें तो इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मराठों के प्रति अस्थिर नीति अपनाई थी, जिसमें कि जैसे इन्होंने साहू जी को मुक्त तो कर दिया, ठीक है, पर उन्हें महाराष्ट्र भी जाने दिया, ठीक बात है, पर उन्हें जो है दक्कन की जो है सरदेशमुखी और चौथ का अधिकार नहीं दिया। अब इससे क्या होता है, साहू जी मराठों के राजा बन गए पर विधिवत राजा नहीं बने, क्योंकि अगर विधिवत राजा होते तो सरदेशमुखी और चौथ वसूलने की उनके ऊपर आधिपत्य होता। अब इस आधिपत्य की वजह से ताराबाई और साहू जी के बीच में जो है लड़ाई होती ही रही और इससे जो है मोहम्मद मुअज्जम के प्रति मराठों के अंदर असंतुष्टता का भाव बना ही रहा। अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और घटनाओं के जिक्र कर लेते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे इन्होंने शांतिपूर्ण नीति अपनाई और सिखों से दोस्ती भी करी, मेल मिलाप भी बढ़ाया उस नीति के तहत। पर जो एक महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि इनकी शांतिपूर्ण नीति अपनाने के बावजूद भी सिख नेता बंदा बहादुर का विद्रोह, मतलब इन बंदा बहादुर ने इनके शासनकाल में विद्रोह कर दिया और इनका जो युद्ध है वो बंदा बहादुर से होता है। पर अगर हम बंदा बहादुर की यहाँ पे एक छोटी सी बात करते हैं तो बंदा बहादुर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विजय रहती है वो रहती है 1710 में सरहिंद की विजय। इसी विजय के बाद जो है वो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी जारी करवाता है 1710 में ही, ठीक। फिर भी लौगढ़ में जो है, लौगढ़ में बंदा बहादुर को बहादुर शाह द्वारा पराजित किया जाता है और अंततः 3 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 3 फरवरी, माफ़ कीजिएगा, ये 3 फरवरी नहीं है, ये है 27 फरवरी 1712 और ये 0 भी ज़्यादा लिख गया है, तो यानी कि 27 फरवरी ये हो गया 2 और ये हो गया 1712। तो इस दिन जो है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो है बंदा बहादुर जो मतलब अभी ही लौगढ़ में पराजित हुआ था वो अपना लौहगढ़ जो है वापस ले लेता है। इनके बारे में अगर अब हम कुछ हिस्टोरियंस की जो बातें हैं उन पे गौर करें तो सिडनी ओवन जी ने कहा है कि यह एक ऐसा अंतिम शासक था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। वहीं खफी खां जी ने, जो इतिहासकार हैं एक बहुत बड़े, उन्होंने इसे साहे बेखबर की उपाधि से संबोधित किया है। तो देखिए ये वाला जो शब्द है शाहे बेखबर, ये पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको शाहे बेखबर की उपाधि मिली, तो वो थे बहादुर शाह प्रथम। और फिर इसके बाद बहादुर शाह प्रथम को कौन सी उपाधि मिली, तो वो मिली थी शाहे बेखबर की। हाँ, अब इसको आप एक तीसरे तरीके से खुद से याद कर सकते हो कि ये उपाधि किसने दी थी, खफी खां ने दी थी। अच्छा, इसको 3 तरीके से याद करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि देखिए पेपर में 2 तो पूछा जा रहा है। अब चूंकि ये हमें कंफर्म नहीं होता कि क्या वो जो प्रश्न पूछने जिन्होंने पेपर बनाया है उनको क्या ऐसा लगता है कि ये वाला भी तरीका ठीक है या कोई नए तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं। तो इसके लिए आप इसको ऐसे भी याद कर लो कि साहे बेखबर को किसने मतलब साहे बेखबर नाम जो है वो किसने दिया था बहादुर शाह प्रथम को, खफी खां जी ने दिया था, ठीक। अब एक चीज़ और जो इतिहासकारों को बहुत मतलब इतिहासकार लिखते हैं वो ये लिखते हैं
कि इनकी मृत्यु के बाद इनके शासन में या इस साम्राज्य में इतनी ज़्यादा निर्लज्जता आ गई थी और इतना ज़्यादा ही लोभ बढ़ गया था कि इनकी मृत्यु के बाद इनके चारों पुत्र उत्तराधिकारी के लड़ते रहे, पर सम्राट का जो पार्थिव शरीर है वो 1 महीने तक दफन नहीं किया गया। ये थी अब तक की मोहम्मद मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम की कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनकी मृत्यु का दृष्टांत। अब हम इसके बाद चलते हैं इनके दूसरे राजा जहांदार शाह पर। जहांदार शाह की ये आप फोटो तो देख ही सकते हैं, बगल में लगी हुई है, ये है फोटो, ठीक है। और इसके बाद है इनका जो पूरा नाम है वो नाम था मिर्जा मोहम्मद मुइज उद्दीन, और इनको जो उपाधि थी वो थी जहांदार शाह। अब इसके बाद जो इनका शासनकाल था वो देखिए आप, सिर्फ 1 वर्ष का शासनकाल था, 1712 से 1713। तो ये राजा कैसे बने, क्योंकि हमने अभी ये तो देख लिया कि 1712 से 1713 इनका शासनकाल था, पर ये राजा कैसे बने। चूँकि मोहम्मद शाह प्रथम, माफ़ कीजिएगा, बहादुर शाह प्रथम के मरते ही इनके जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्र कौन कौन थे, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीशान और जहान शाह ने तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी, ठीक है। तो इनको जो सत्ता है वो मिली ग्रुप लीडर, ईरानी ग्रुप लीडर जुल्फ़िकार खां की वजह से। कब मिली, 29 मार्च 1712 में। अब हुआ क्या, हुआ कुछ इस प्रकार कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीशान और जहान शाह के मध्य युद्ध आरंभ हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों भाइयों को, जहांदार शाह ने अपने 3 भाई अजीमुशान, रफ़ीशान और जहान शाह को मरवा दिया। मतलब संघर्ष में चूँकि ये मारे गए और इनको जुल्फ़िकार खां की वजह से 29 मार्च 1712 में गद्दी मिल गई। अब चूँकि इनको सत्ता कहाँ से मिली, जुल्फ़िकार खां की मदद से मिली, तो इन्होंने जुल्फ़िकार खां को वज़ीर और उसके ही पिता को, जो कि असद खां हैं, उनको लॉयर बना दिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप देखोगे कि सारी जो सत्ता है वो शासक के पास तो नहीं है, जबकि शासक को बनाने वाले लोगों के पास रहती है वो सत्ता की पावर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है शासक को बनाने वाले लोगों के पास रहती है। कैसे रहती है वो आप समझिए। जहांदार शाह के शासनकाल में जो पूरी सत्ता है वो किसके पास चली गई, जुल्फ़िकार खां के पास चली गई। जुल्फ़िकार खां के पास जाते ही जहांदार शाह ने जजिया कर को जुल्फ़िकार खां के कहने पर ख़त्म किया था, ठीक है। अब उसके बाद अजीत सिंह जो हैं, उन जो मारवाड़ के राजा थे, उनको महाराजा की उपाधि भी दी गई, ठीक। इसके बाद मराठों को जो है चौथ वसूलने और सरदेशमुखी वसूलने की परमिशन तो दी गई, पर उसमें शर्त ये रखी गई कि जो चौथ और सरदेशमुखी की वसूली है वो मुग़ल सरदार करेंगे और फिर उस वसूली को मराठाओं को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की जो उपाधि है वो दी, प्रदान करी मतलब। अब इसके पहले आप एक चीज़ें समझ लीजिए, ये सब हो कैसे रहा है। वो ऐसे कि जैसे जुल्फ़िकार खां को इन्होंने वजीर बनाया और जुल्फ़िकार खां के हाथ में पूरी सत्ता आ गई, ठीक है। जुल्फ़िकार खां के हाथ में सत्ता तो है, पर उसने भी अपनी जो पावर है वो अपने चाटुकार सुभग चंद्र को दे देते हैं वो। अब सुभग चंद्र कैसा आदमी है, बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी रहता है, और उसका सिर्फ एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ उसका या पद जो है ऊंचा हो, वो कैसे अधिक से अधिक धनवान और अधिक से अधिक ज़्यादा चीज़ों की पूर्ति हो जाए उसके पास, इस प्रकार से ही उसकी सोच रहती है। इसके लिए वो क्या करता है कि बस जिसको पाया उसको मुग़ल साम्राज्य में पद देना शुरू हो जाता है, और इसी के तहत वो अपनी ही खाना पूर्ति के तहत एक पद्धति जो इजारा व्यवस्था नाम से रहती है उसको शुरू करता है, और उस पद्धति का मतलब रहता है कि भू राजस्व की जो वसूली है वो ठेके पर दिए जाने लगती है, और इसी वजह से कृषकों का उत्पीड़न बढ़ जाता है। तो अभी तक आपने जैसे देख लिया है कि
शासन के इस पूरे शासन काल में जो है शासक का तो कहीं भी रोल आया ही नहीं है। वो क्या करते हैं, तो अब वो क्या कर रहे थे ये इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। जहादर शाह हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज बिलव्ड लाल कुंवरी। लाल कुंवरी एक वैश्या रहती है, ठीक है। अब इनका क्या काम है, बस इनका काम यही है कि ये अपनी प्रेमिका के चक्कर में बस पड़े हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दरबार में क्या चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार है, क्या अनैतिकता फैल रही है, क्या कमज़ोर हो रहा है, किस तरीके से। बस इनको इसीलिए लोग जो है एक कमज़ोर और विलासी शहजादा कहते थे, और इन्हीं की इसी कृत्यों की वजह से इनको जो है लंपट मूर्ख नामक जो नाम है, इससे लोग संज्ञा देने लगे थे इस नाम की। इससे पहले इनकी ये जो मृत्यु मैंने लिखी है, इससे पहले हम एक ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं, कोट फ्रॉम हिस्टोरियन। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनके काल में जो है भ्रष्टाचार, व्यभिचारिता, अनैतिकता खूब ज़्यादा फैली हुई थी। तो इसी चीज़ को लेकर जो हिस्टोरियन है खफी खां जी, जिन्होंने बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह बेखबर की उपाधि दी है, वो कहते हैं कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नृतकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए अनुकूल युग था। क्यों था? क्योंकि इनको यही सब विलासिता ही पसंद थी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि बस अपने राजमहल में रहना, अपनी प्रेमिका के साथ रहना, नाट्य स्पर्धाओं को देखना और कोई भी सत्ता से जुड़े हुए काम को नहीं करना। अब इन सब चीज़ों का जो जिस चीज़ की जो विलासिता, जो इनका कृत्य है, इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो इनका भतीजा उठाता है। भतीजा कौन है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर भी कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रहते हैं ये अजीम उस्सान के बेटे रहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये फर्रुखसियर जो हैं जहांगीर शाह के भतीजे हुए, ठीक। ये सैयद ब्रदर्स की मदद से जो है विरोध करते हैं और इस विरोध में ये जहांगीर शाह को बुरी तरीके से हरा देते हैं। तो जहांगीर शाह को ये किस दिन हराते? ये हराते 10 फरवरी 1713 को। जहांगीर शाह को बहुत बुरी तरीके से हरा देते ये सैयद ब्रदर्स की वजह से। जैसा मैंने बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बताया था कि सैयद ब्रदर्स आगे आपको मिलेंगे। तो सैयद ब्रदर्स 2 भाई रहते हैं, 2 भाई हैं, जिसमें से एक हैं सैयद हुसैन अली, दूसरे हैं सैयद अब्दुल्ला खां। तो ठीक, आपको नाम फिर से बता देता हूँ। पहला नाम है सैयद हुसैन अली खां, दूसरे हैं सैयद अब्दुल्ला खां, ठीक। इनको ये युद्ध में हरा देते हैं और इसके बाद असद खां और जुल्फ़िकार खां, जिनकी मदद से ही जहांगीर शाह को सत्ता मिली थी, उनकी ही मदद से ही ये 11 फरवरी 1713 को असद खां जुल्फ़िकार खां की मदद से ही इनको मरवा देते हैं। तो आप देखो, जिन्होंने इनको सत्ता में स्थापित किया उन्होंने ही इनको मरवा भी दिया, ठीक है। तो अब ये चीज़ आगे देखते जाओगे कि जो भी व्यक्ति सत्ता में आता जाता है उसको सत्ता में लाने वाले लोग ही मरवा दे रहे हैं। तो अब जो है भ्रष्टाचार मुगल साम्राज्य में बहुत ही तेज़ तरीके से बढ़ रहा है और अपने अंतिम चरण की ओर मुगल साम्राज्य बढ़ रहा है। अब सत्ता में चूँकि जहांगीर शाह मर चुके हैं तो अब सत्ता में आए हैं फर्रुखसियर का जो शासनकाल है वो 1713 से 1719 तक रहता है, ठीक। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जो भी शासक बन रहा है वो किसी न किसी की मदद से ही राजा बन रहा है। तो फर्रुखसियर किसकी मदद से राजा बने? फर्रुखसियर बने सैयद ब्रदर्स की वजह से राजा। अच्छा, ये बने 11 जनवरी 1713 को राजा, और जिस समय ये राजा बने ये 51 साल के थे, ठीक। अब सैयद ब्रदर्स की वजह से जब ये राजा बने तो इन्होंने सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर और सैयद हुसैन अली खां को मीर बख्शी के पद से नवाजा। मतलब इन्होंने मीर बख्शी का पद दे दिया हुसैन अली खां को और अब्दुल्ला खां को दे दिया वजीर का पद, ठीक। इनके बारे में एक छोटी सी लाइन है जो कहा जाता है, जो इतिहासकार मानते हैं कि इतना अक्षम था कि अपना बुरा भला भी नहीं सोच पाता था।
ठीक। पर इन्होंने जैसे कि आप देखोगे कि जहांदर शाह के समय में चिलखलीच खां का बोलबाला था, तो इस समय सैयद ब्रदर्स का बोलबाला था। ठीक है। अब जैसे ही फर्रुखसियर सिंहासन पर बैठे, वैसे ही इन्होंने जुल्फिकार खां की, जो कि व्यक्ति जो है जहांदर शाह के समय में वजीर था, उसको इन्होंने मरवा दिया। और जहांदर शाह के समय में असद खान जो कि लॉयर थे यानी वकील थे, उसको इन्होंने जेल में डलवा दिया, कैद हो गए। ठीक। और इन्होंने चिलखलीच खां को निजामुल मुल्क के नाम से, जो कि प्रसिद्ध था, उसे दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी भी दे दी। अच्छा, दक्षिण के सूबे कौन से हुए? दक्कन के, मतलब दक्कन का राजा जो है चिलखलीच खां को बना दिया गया। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बोलबाला फर्रुखसियर के शासनकाल के समय में किसका था? वो था सैयद ब्रदर्स का। सैयद ब्रदर्स ने जैसे ही फर्रुखसियर को सत्ता में लेके आए, उन्होंने सबसे पहले जजिया कर को बंद करवाया और तीर्थ यात्री कर यानी पिलग्रिम टैक्स भी हटवा दिया। अच्छा, इन्होंने एक ये भी बहुत यूँ कह सकते हैं हम कि बुरा काम किया या गलत काम किया, जिसमें इन्होंने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने जारी किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए रिलैक्सेशन दे दिया, यानी कि बहुत सारी छूट दे दी, रियायतें दे दी, जिसमें इन्होंने बंगाल की सीमा शुल्क को और जो है माफ़ कर दिया, यानी कि अब बंगाल की सीमा शुल्क को बिना दिए ही व्यापार को कर सकते हो। ये एक जो है बहुत ही गलत काम था, जिसकी वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला तो बढ़ने लगा था बंगाल की तरफ। ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या किया? महाराजा अजीत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये वो महाराजा अजीत सिंह है जिनको जहांदर शाह ने महाराजा की उपाधि दी थी, उनके ही ऊपर अब फर्रुखसियर ने आक्रमण कर दिया। और महाराजा अजीत सिंह ने हारने के पश्चात अपनी बेटी का विवाह जो है किससे करवा दिया? फर्रुखसियर से करवा दिया। ठीक। फर्रुखसियर के शासन काल में ये जो मैंने रेड लाइन में लिखा है, ये वो बात है जो कि सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट क्या था? वो था बंदा बहादुर की उपस्थिति में सिखों की हार। किसकी हार? बंदा बहादुर की उपस्थिति में सिखों की हार। ठीक। तो इन्होंने बंदा बहादुर को हराया और गुरुदासपुर के दुर्ग से बंदी बनाकर दिल्ली लेकर आए। और उसके बाद इन्होंने 19 जून 1716 को, कब? 19 जून 1716 को बंदा बहादुर को मार डाला। ठीक। अब चूंकि आप देखो क्या हुआ कि अभी तक हमने तो ये देख पा रहे हैं हम कि सैयद ब्रदर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है। अचानक से क्या होता है, फर्रुखसियर के ऊपर मीर जुमला का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है और वो सैयद ब्रदर्स के साथ जो है कृतज्ञतापूर्ण यानी बुरे तरीके से व्यवहार करता है और उन्हें मारने की सोचने लगता है। अब चूंकि फर्रुखसियर को सत्ता में लाने वाले ही सैयद ब्रदर्स थे, तो उन्होंने वो ज़्यादा चालाकी से फर्रुखसियर को ही मरवा दिया। वो कैसे मरवा दिया? मराठा लीडर साहू जी की मदद से जो है फर्रुखसियर को सैयद ब्रदर्स ने 28 फरवरी 1719 को मरवा दिया। उनके इस पूरे कारणों की वजह से ही उन्हें घृणित काय सम्राट की संज्ञा जो है दी गई लोगों के द्वारा। मतलब फर्रुखसियर जो शासक थे, उनको लोग घृणित काय सम्राट के नाम से भी जानते थे, ऐसा। और ये जो प्रश्न है जो यूपीएससी में पूछा जाता है कि किस शासक को घृणित काय सम्राट की संज्ञा दी गई, तो वो दी गई थी फर्रुखसियर को। ठीक। तो ये अब आप लोग याद रखेंगे कि घृणित काय सम्राट की उपाधि फर्रुखसियर को दी गई। अब इसके बाद जो है, चूंकि सैयद ब्रदर्स ने तो इनको मरवा दिया, इनके मरने के बाद सैयद ब्रदर्स ने ही अब इनके जहांदार शाह
के जो दूसरे भाई थे रफ़ी उस शान, पहले के भाई अजीम उस शान के जो बेटे थे वो फर्रुखसियर थे, अब रफ़ी उस शान के बेटे रफ़ी उद दर्जात को ये सत्ता में लेकर आते हैं। और इनका सत्ता जो है 28 फरवरी 4 जून 1719 को ही चलता है। ये जो सत्ता थी ये केवल और केवल 3 महीने 4 दिन की सत्ता थी। और इसके बारे में जो है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो है प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसका शासनकाल 3 महीने 4 दिन का था। तो इनका शासनकाल जो है 3 महीने 4 दिन का था, वो थे रफ़ी उद दर्जात। ठीक, इनको सत्ता में लेके आने वाले कौन थे? फर्रुखसियर थे, और ये रफ़ी उस शान के बेटे थे। चूँकि इनका जो शासनकाल था वो 3 महीने 4 दिन का था, तो कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है इनके शासनकाल के। पर जो एक महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है वो ये है, अकबर द्वितीय कौन थे? औरंगजेब के बेटे थे, और इनकी जो है मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु से पहले हो गई थी। इनका जो बेटा था वो था नेकुसियर, वो इनके सैयद ब्रदर्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है, और उस विद्रोह में ये अपने आप को आगरा में जो है सम्राट घोषित कर देता है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद इनकी मृत्यु 4 जून 1719 को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस है यानी क्षय रोग। तो ये भी एक प्रश्न जो यहाँ बनता है वो भी महत्वपूर्ण है यूपीएससी के नज़रिए से। वो ये है कि क्षय रोग की वजह से किसकी मृत्यु होती है? तो क्षय रोग की वजह से रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु होती है। अगर आप चाहें तो सन याद कर सकते हैं कि 4 जून 1719 को रफ़ी उद दर्जात की क्षय रोग की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब चूँकि रफ़ी उद दर्जात तो मर गए, तो सैयद ब्रदर्स के हाथ में चूँकि अभी तक साम्राज्य जो है कठपुतली बना हुआ है, तो ये तुरंत ही रफ़ी उद दौला यानी रफ़ी उस शान के ही जो दूसरे भाई हैं रफ़ी उद दौला, उनको ये शाहजहां द्वितीय की उपाधि देते हैं और उनको जो है सत्ता में लेकर आ जाते हैं। यानी कि रफ़ी उद दौला जो है 5वें नंबर पे राजा बनते हैं, उनको शाहजहां द्वितीय की उपाधि मिलती है। उनका शासन 6 जून 17 सितंबर 1719 तक चलता है। ठीक है, ये कब शासन इनको मिलता है? जब इनके ही भाई जो हैं रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब चूँकि 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक ही इनका शासन चला, तो इसका मतलब है कि इनका भी शासन 3 महीने 11 दिन का था। ठीक है, अब इनके भी शासनकाल में चूँकि इतना कम समय का शासनकाल था तो इसलिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, पर एक घटना जो थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो ये है कि इनके ही शासनकाल में फर्रुखसियर की पत्नी जो कि महाराजा अजीत सिंह की बेटी थी, उनको इनके कहने पे आज़ाद कर दिया गया और उन्होंने बाद में हिंदू धर्म को अपना लिया। ठीक, फिर इसके बाद जो है 4 जून 1719 को ही इनकी मृत्यु, ये माफ़ कीजिएगा ये मैंने गलत लिख दिया है, इनकी मृत्यु जो है 17 सितंबर 1719 को पेचिश की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब जो है आप देखो सैयद ब्रदर्स जो है रफ़ी उद दर्जात को लेके आए, उनकी मृत्यु हो जाती है। रफ़ी उद दौला को लेके आए, उनकी भी मृत्यु हो गई। फर्रुखसियर को तो इन्होंने खुद ही मार दिया चूँकि वो इनको मारना चाह रहे थे। तो अब जो है ये रोशन अख्तर को, यानी कि जो रोशन अख्तर जी हैं जिनको हम मोहम्मद शाह के नाम से जान रहे हैं, इनको सत्ता में लेकर आते हैं। कब लाते हैं? रफ़ी उद दौला की मृत्यु के बाद लेकर आते हैं। और ये जो है जहान शाह के जो हैं बेटे रहते हैं। जहान शाह जो है बहादुर शाह का चौथा पुत्र रहता है। ठीक है, जिस क्रम में हम देख रहे हैं रफ़ी उद शान के बेटे आए, अजीम उद शान के बेटे आए, फिर जहान शाह खुद आए, माफ़ कीजिएगा जहादर शाह खुद आए, फिर उसके बाद जो है उनका जो चौथे पुत्र थे जहान शाह, जिनको भी जहादर शाह के शासनकाल में मतलब शासनकाल से पहले जो लड़ाई हुई थी सत्ता के लिए उसमें मरवा दिया गया था, उनके ही बेटे ये हैं मोहम्मद शाह। ठीक है,
अब इनको जो है लोग मोहम्मद शाह रंगीला के भी नाम से जो है संज्ञा दी गई थी इनको लोगों के द्वारा। वो क्यों दी गई थी वो हम इस जगह पे कवर करेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि दी गई थी। ठीक, पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि सैयद ब्रदर्स जो है अब तक जो है किंग मेकर के नाम से फेमस हो चुके थे। सैयद ब्रदर्स क्यों हो गए थे? क्योंकि आप देखो फ़ारूक सियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, ठीक, फिर उसके बाद खुद मोहम्मद शाह को ये लोग सत्ता में लेके आए। तो अब तक जो है मुग़ल साम्राज्य के जो किंग मेकर हैं वो हैं सैयद ब्रदर्स। और ये जो लाइन है इसके ही अकॉर्डिंग जो है पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य में किंग मेकर कौन थे। ठीक है, किंग मेकर कौन थे? वो थे सैयद ब्रदर्स। आगे देखेंगे कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और औरतों की जो वर्ग था उसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ चुका था। ठीक है, तो इससे हम एक छोटा सा क्या अंदाज़ा मिलता है कि ये जो है रंगीला प्रवृत्ति के थे, यानी कि वो उनका बस यही था कि रासलीला में डूबे रहना। इसको आप इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, इनके ही शासनकाल में जजिया कर को जो है पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया 1720 में। अब इसके बाद जो है इन्होंने ही जो है फूलों वालों की सैर, माफ़ कीजिएगा, फूल वालों की सैर जो त्यौहार है जो आज वर्तमान स्वरूप में है वो अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में पहुंचा। और ये जो है ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह जो है दिल्ली में जो दरगाह है वहाँ पे मनाया जाता है, पर जो शुरुआत है वो की थी मोहम्मद शाह ने। ठीक है, पर जो मनाया जाता है आज वर्तमान स्वरूप में वो मनाया जाता है अकबर शाह द्वितीय की वजह से। ठीक है, अब इनके ही शासनकाल में जो है सैयद ब्रदर्स की मृत्यु हो जाती है। सैयद ब्रदर्स की मृत्यु हो तो गई, पर कैसे हुई? क्यों? चूँकि वो अभी तक तो किंग मेकर थे, पर ये शासन ख़त्म होते होते इन दोनों की मृत्यु कैसे हो गई? तो इसको हम ये देखेंगे कि इनकी जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ मोहम्मद शाह के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो इनको मारना चाहता था। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह ने जो नए मित्र ही बने थे, चूँकि फ़ारूक सियर के ही समय में चिलकलिच खां को निजाम मुल्क बना दिया गया था दक्कन का, तो वो अब मोहम्मद शाह का मित्र था। अब उनके मित्र बनने के बाद इन्होंने इसी ग्रुप में, मतलब जैसे ग्रुप थे तुरानी, ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी, तो तुरानी ग्रुप का जो सैनिक था हैदर खां, उसकी मदद से 9 अक्टूबर 1720 में सैयद हुसैन खां के पीठ में इन्होंने छुरा घोंप कर हत्या कर दी, जिसकी जो खबर है वो इनके दूसरे भाई सैयद अब्दुल्ला खां को लगती है। वो रफ़ीउस्तान के दूसरे बेटे मोहम्मद इब्राहिम की मदद से एक विशाल सेना लेकर मोहम्मद शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। उस लड़ाई में 13 नवंबर 1720 को हसनपुर के स्थान पर वो हार जाता है, पर हारने के बाद उसको 1720 में जो है विष देकर मार डाला जाता है। तो इस तरीके से मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद ब्रदर्स तो मर गए। अब इसके बाद जो एक घटना है जो बहुत ज़रूरी है, यूँ कह सकते हैं उसे, पर मैं उसको आपको जानकारी के लिए अभी बता देता हूँ कि 24 फरवरी 1739 में जो है नादिर शाह ने मतलब भारत पे आक्रमण किया और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच जो है करनाल में युद्ध हुआ। तो जो करनाल का युद्ध है, ये मैं इसमें लिखना भूल गया था शायद, पर जो करनाल का युद्ध है वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ। और कब हुआ? 24 फरवरी 1739 को हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। पर इस युद्ध को जो है निजाम ने, जो कि अब तक जो है मोहम्मद शाह का मित्र था, उसने मध्यस्थता करके इनको मोहम्मद शाह को बचा लिया। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ समय बाद इसके नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका जो सेनापति है वो अहमद शाह अब्दाली अफ़गान का शासक बन जाता है। नादिर शाह चूँकि पहले अफ़गान के शासक रहते हैं, पर उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली बन जाता है। फिर ये जो 1 2 3 4 5 यानी छठवां जो मैंने एक फैक्ट लिखा हुआ है ये घटित होता है। वो कैसे होता है कि सूबेदार
शहानवाज खान जो पंजाब का सूबेदार है वो निमंत्रण देता है अहमद शाह अब्दाली को कि इंडिया पर वो आक्रमण करे। तो आक्रमण करने के बाद वो लाहौर को तो जीत लेते हैं, पर जब वो दिल्ली की तरफ आगे जा रहे होते तब अहमद शाह, अब अहमद शाह कौन है? अहमद शाह जो है वो मोहम्मद शाह के बेटे हैं। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करना। अहमद शाह अब्दाली जो है अटैकर हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, और अहमद शाह जो हैं वो डिफेंडर हैं जो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध लड़ा और उन्हें मानपुर में हराकर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली अटैकर थे और अहमद शाह जो है वो मोहम्मद शाह के पुत्र और जो डिफेंडर भी थे। ठीक, युद्ध में मतलब जो दूसरा पक्ष था वो थे। ठीक, अब इसके बाद जो सीधे से क्या घटित होता है कि 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह को सत्ता मिलती है, कब मिलती है? 1748 में पिता की मृत्यु के बाद 1754 तक उनके हाथ में सत्ता रहती है। इस सत्ता के दौरान वो सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर चुन देते हैं और अपने सबसे प्रिय हिजड़े सरदार जावेद खां को वो नवाब बहादुर की उपाधि जो है से नवाजते हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में टोटल 5 बार जो है अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण करता है, टोटल 5 बार। ठीक, अब इनके शासनकाल में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा निर्धनता आ चुकी थी इनके शासनकाल के दौरान, क्योंकि अहमद शाह जो है 5 बार आक्रमण करके बहुत सारा सोना चांदी सब कुछ लूट के यहाँ से ले जा चुका था, जिसकी वजह से इनको अपने आर्मी यानी सैनिकों की सेना देने माफ़ कीजिएगा सैनिकों की सैलरी देने के लिए इन्हें राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। ठीक, फिर इसके बाद एक और घटना घट जाती है कि इमादुल मुल्क नाम का व्यक्ति जो है वो अपने आप को वजीर बना लेता है मराठों की मदद से और सफदरजंग को वो हटा देता है। ठीक, यानी कि सफदरजंग को वो हटाकर खुद इमादुल मुल्क वजीर बन जाता है। ये काम किसकी मदद से होता है? ये काम होता है मराठों की मदद से। ये मैंने लिख भी दिया है कि अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली जो है 5 बार अटैक करता है। ठीक, इसके बाद जब इमादुल मुल्क जो है वो वजीर जब बन जाता है तो मराठों की ही मदद से वो अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल देता है और अब सत्ता में आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय सत्ता में आए तो आलमगीर प्रथम की उपाधि किसके पास थी? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था आलमगीर प्रथम की उपाधि औरंगजेब के पास थी। ठीक, तो अब सत्ता में आते हैं आलमगीर द्वितीय। ठीक, आलमगीर द्वितीय को सत्ता में कौन लेकर आता है? आलमगीर द्वितीय को सत्ता में लेकर आते हैं गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क का ही जो नाम है वो है गाजी उद्दीन और अजीज उद्दीन जो है आलमगीर द्वितीय का नाम रहता है और इनकी जो सत्ता है वो 1754 से 1759 तक रहती है। अब आप देखोगे कि जो मुग़ल साम्राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो गाजी उद्दीन के हाथ में आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की पावर किसके हाथ में रहती है? औरंगजेब के मरने के बाद वो रहती है चिनकिलिच खां के हाथ में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा जुल्फ़िकार खां के हाथ में रहती है सबसे पहले। तो क्योंकि बहादुर शाह प्रथम फिर जहांदार शाह प्रथम की मदद वही करते हैं। उसके बाद फ़र्रुखसियर से जो सत्ता है वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में आ जाती है। सैयद ब्रदर्स के हाथ में आने के बाद सत्ता रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला मोहम्मद शाह तक तो उनके हाथ में ही चलती है। पर जब अहमद शाह अब जो है सत्ता में आते हैं तो इनके सत्ता में आने के बाद जो है मराठों की मदद से इमादुल मुल्क जो है वो सत्ता में आता है और आलमगीर द्वितीय से सत्ता की जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो गाजी उद्दीन अर्थात इमादुल मुल्क के हाथ में आ जाती है। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में भी अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है भारत में और कब करता है? 1756 और 1757 और 59 के दौरान, यानी 56-57 के दौरान 59 के दौरान करता है।
फिर वहीं मराठा अटैक कर देते हैं दिल्ली पर, वो करते हैं 1758 में। ठीक, ये ड्यूरिफ हो गया है, ये जी है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ आलमगीर द्वितीय द एंटायर पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड्स ऑफ गाजीउद्दीन। जो मैंने आपको बताया भी है कि आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है, वो है गाजीउद्दीन के पास। अब चूँकि शासक को जैसे पहले भी पता चला कि मेरी जो सत्ता है वो मेरे पास नहीं है, मुझे ही शासक बनाने वाले व्यक्ति के पास है, तो इस तरीके से अज़ीउद्दीन के समय में भी पता चलता है अज़ीउद्दीन को, तो वो भी गाजीउद्दीन को मरवाने की सोचते हैं। पर ये जो षड्यंत्र वो रचते हैं, ये जो षड्यंत्र है यही सबसे बुरा षड्यंत्र हो जाता है खुद आलमगीर द्वितीय के लिए, और इनको आखिरी में गाजीउद्दीन जो है मरवा देते हैं। ठीक, गाजीउद्दीन ने तो मरवा दिया इनको, क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र रचा था, यानी आलमगीर द्वितीय ने षड्यंत्र रचा था किसके लिए, गाजीउद्दीन को मरवाने के लिए। पर गाजीउद्दीन चूँकि बहुत ही चतुर व्यक्ति था, तो वो जो है उसी षड्यंत्र को उल्टा करके इनको खुद को ही मरवा देते हैं, यानी कि आलमगीर द्वितीय को मरवा देते हैं। आलमगीर द्वितीय के ही शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्लासी का युद्ध जीतती है, जो कि युद्ध हुआ था 1757 में। अभी जब आपको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाऊंगा, या यूँ कहूँ मैं जब प्लासी के युद्ध के बारे में बताऊंगा, तो आप उसमें देखोगे कि उस समय जो शासक है, मुग़ल शासक, वो रहते हैं अजीज़ उद्दीन अर्थात आलमगीर द्वितीय। और जैसे कि उस युद्ध के दौरान भी बताऊंगा और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि इसी युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो अब यहाँ से जो है ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता में आ चुका है और अब उसकी नींव पड़ चुकी है। अब हम आगे देखेंगे। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक आलमगीर द्वितीय तो मर चुके हैं। आलमगीर द्वितीय को मारने में किसका हाथ है, उनको मारने में उन्हीं के जो उस समय सत्ता में जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है, गाजीउद्दीन, उन्हीं का हाथ रहता है। ठीक है, अब चूंकि गाजीउद्दीन ने तो मरवा दिया आलमगीर द्वितीय को, तो सत्ता में राज्य करने के लिए तो कोई चाहिए। तो वो क्या करते, काम बख्श के जो परपौत्र हैं यानी ग्रैंड चाइल्ड और मुही उस सुन्नत के जो बेटे हैं, उनको जो है दिल्ली में सत्तारूढ़ करते हैं, मतलब सत्ता दिलवाते हैं। और इस सत्ता को वो जब दिलवाते हैं तो उन्हें जो है शाहजहां तृतीय की उपाधि से भी नवाजते हैं। ये अगर मैं इसको और थोड़ा सा ठीक करके बोलूं तो ये है कि इमादुल मुल्क की मदद से काम बख्श के परपौत्र मुही उस सुन्नत के बेटे को दिल्ली में शाहजहां तृतीय की उपाधि के साथ सत्तारूढ़ करवाया जाता है, जो कि 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक ही सत्ता में रहे। शाहजहां तृतीय का एक दूसरा नाम जो और है वो है मुही उल मिल्लत। अच्छा, अब अगर मैं इन्हीं के समय, इसी समय की बात करूं, मतलब जिस समय मुही उल मिल्लत ने शाहजहां तृतीय के उपाधि के साथ जो है दिल्ली की सत्ता ग्रहण करी है, उसी समय पिता की मृत्यु के बाद आलमगीर द्वितीय जो हैं पिता रहते हैं शाह आलम द्वितीय के। शाह आलम द्वितीय का एक और नाम रहता है अली गौहर। अली गौहर जो है पिता की मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय के टाइटल के साथ जो है अपने आप को शासक घोषित कर लेते हैं। तो हमें इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर में एक ही समय पे दो राजा मिलते हैं, दो अलग जगह पे। ठीक, तो एक राजा कौन है, अली गौहर है इस समय। ठीक, और एक दूसरा राजा कौन है, वो है मुही उल मिल्लत। तो मुही उल मिल्लत की उपाधि कौन है, शाहजहां तृतीय की, और अली गौहर की उपाधि कौन सी है, वो है शाहजहां द्वितीय की उपाधि है। ठीक, अब इसके बाद हम अली गौहर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिता की मृत्यु के बाद अली गौहर जो है अपने आप को शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ 1759 से 1806 तक राजा रहते हैं। और ये जो है 22 दिसंबर 1759 को राजा बनते हैं
और इन्होंने शाह आलम द्वितीय जो उपाधि ग्रहण की ये इन्होंने अपने आप को खुद से ही दी है पिता की मृत्यु के बाद। इनके बारे में ये जो एक तथ्य मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तथ्य क्या है? ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु बिकेम अ पेंशनर ऑफ ब्रिटिश। तो ये जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। वो ऐसा है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि प्रथम पेंशनर था अंग्रेजों का? तो इसका जवाब है अली गौहर या फिर शाह आलम द्वितीय, जो है पहले पेंशनर व्यक्ति थे ब्रिटिश साम्राज्य के। ठीक, इनके शासनकाल में ये राजा तो बन जाते हैं 1759 में, ठीक है, पर ये दिल्ली में नहीं आ पाते। कितने वर्षों तक नहीं आ पाते? ये 12 वर्षों तक दिल्ली में नहीं आ पाते। अच्छा, क्यों नहीं आ पाते? ये इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वजीर गाजिउद्दीन जो है वहाँ पे गुटबंदी करके रखता है। इनके शासनकाल में हम आगे देखेंगे कि फिर से जो अहमद शाह अब्दाली है उन्होंने हमला किया और उनके हमला करने के बाद ही परिणाम स्वरूप जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध मतलब अली गौहर के यानी कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में लड़ा गया। इन्हीं के ही शासनकाल में बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया था जो कि 1764 में हुआ था। और इन्हीं के ही शासनकाल के दौरान, चूँकि इनका शासनकाल 1806 तक था और इलाहाबाद की ट्रीटी जो है 1764 में हुई थी। वैसे तो इलाहाबाद की ट्रीटी जो है एक साल बाद 1765 में हुई थी, शायद ये मैंने गलत लिख दिया है, हाँ ठीक है, इलाहाबाद की जो ट्रीटी है वो 1765 में ही हुई थी, यहाँ है जो 1765। तो इनके ही शासनकाल में 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी और इनके ही शासनकाल में ब्रिटिश को इस ट्रीटी के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो मिल गई थी। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि अली गौहर जो थे उनको सत्ता में रहने पर के बावजूद भी 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने अंधा कर दिया और जेल में बंद कर दिया। इसके बाद 1803 में जो है ब्रिटिश ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से ये 10वें नंबर के जो राजा थे ये उनका शासनकाल था, जिसमें हमने देखा कि अब तक जो है मुग़ल का शासनकाल कोई बहुत अच्छा नहीं चला। जो इनके सूबेदार थे या जो भी इनके वजीर या जो ऊंचे पद के व्यक्ति थे उन्होंने ही अपने शासकों को मरवाया है। और जैसा कि यहाँ पे हमने लास्ट में देखा ही कि इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद जो अब बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो ब्रिटिश के पास आ चुकी है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अकबर शाह द्वितीय और इनकी जो मृत्यु है इनकी शाह आलम द्वितीय की वो होती है 1806 में। तो अब सत्ता में अकबर शाह द्वितीय आ चुके हैं और 1806 से 1837 तक इनकी सत्ता रही। पर क्या सत्ता और क्या चीज़ें, चूँकि इनके बारे में तो सबसे बड़ी चीज़ एक जो फेमस है, ये जो सत्ता में आए तो अब जो है मुग़ल साम्राज्य पे जो प्रोटेक्शन है वो तो ब्रिटिश का हो चुका था और इनकी सत्ता में आने के बावजूद भी अब मुग़लों का कोई भी स्वामित्व नहीं बचा था, चूँकि 1835 में जो है इनकी सारी टकसालें तक बंद हो चुकी थी और अब तक इंग्लिश कॉइन्स का यानी ब्रिटिश सिक्के जो है वो जारी कर दिए गए थे और उनका सर्कुलेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुका था। वैसे तो ये अपने पिता के मरने के बाद सत्ता में आए थे, यानी कि इनके पिता थे शाह आलम द्वितीय, पर इनके सत्ता में आने और नहीं आने का कोई महत्व नहीं रह गया। आप इनके अगर शासनकाल में एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर देखें तो वो ये है कि इन्होंने जो राम मोहन राय हैं उनको राजा की उपाधि दी थी, यानी कि जो राजा राम मोहन राय जी के नाम से एक जिस व्यक्ति को हम जानते हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत सारे काम किए, तो उनको जो राजा की उपाधि है वो अकबर शाह द्वितीय ने दी थी। ठीक है, ये जो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी, तो राजा की उपाधि राम मोहन राय जी को किसने दी थी, वो दी थी अकबर शाह द्वितीय ने।
ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, उपाधि दे दी। इसके बाद इन्होंने उपाधि क्यों दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने अपनी पेंशन को कलेक्शन करने के लिए राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, और फिर यही तक इनका शासन रहा, और धीरे कुछ समय बाद 1837 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1837 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद बनते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल रहता है 1837 से 1857 तक, और ये बेटे रहते हैं अकबर शाह द्वितीय के। अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल के बाद इनका जो शासनकाल आता है, तो अकबर शाह द्वितीय के समय तक तो कुछ शासनकाल रहता भी है, इनके समय तो बिल्कुल भी शासन के लिए कोई साम्राज्य तक नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक किले के शासक रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ही वॉज द एम्परर ऑफ द एम्पायर विदाउट इट, यानी कि ये वो शासक था जो बिना साम्राज्य का शासक था। हसन अस्करी नाम का एक व्यक्ति थे जो इनके स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, यानी आध्यात्मिक निर्देशक थे। वहीं इब्राहिम जौक जो और असदुल्ला खान गालिब थे, वो टीचर थे इनकी कविता के। इनकी जो कविताएं थी उनके लिए इन्होंने अपना जो नाम है वो ज़फ़र नाम रखा था, तो जिसका मतलब है कि ये ज़फ़र नाम से जाने जाते थे। मतलब और इसको हम थोड़ा सा और अगर डिस्क्राइब करें या यूँ कहूँ कि इसको अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊँ, तो इन्होंने अपना जो उपनाम है वो ज़फ़र रखा था, और इनकी शायरियों में यही नाम उपयोग होता था, वो इनकी शायरियों में होता था। ठीक है, ये उनकी फ़ोटो है, क्योंकि मैंने वैसे तो आपको बाकी सारे शासकों के समय नहीं दिखाई, पर हाँ पिक्चर्स लगी हुई है। ये सारी पिक्चर्स जो है विकिपीडिया से ली गई है। अगर आप चाहें तो ये नाम जो उनके टाइटल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उनके नाम से आप जाकर विकिपीडिया से देख सकते हैं। ठीक, इनका उपनाम मैंने आपको बता दिया है। ये पेपर में भी आता है उपनाम कि ज़फ़र जो है वो किस मुग़ल शासक का उपनाम था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय का। इन्होंने फर्स्ट फ्रीडम फाइट 1857 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। इसी वजह से जो है हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और इन पर मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे के बाद इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया था। रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, और इस तरीके से मुग़ल वंश का अंत हो जाता है। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कि मुग़ल वंश का अंत हो चुका है, और जो 12 शासक थे औरंगजेब के बाद, उनमें से कोई भी ऐसा काबिल राजा नहीं था जो मुग़ल वंश को बढ़ाने, मतलब अर्थात मुग़ल वंश के साम्राज्य को बढ़ाने में किसी भी तरीके की जिसने भागीदारी निभाई हो। सारे शासकों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति की, और उनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर ही अग्रसर रहा। अब चूँकि हमने वैसे तो इन 12 शासकों के दौरान इनकी सारी जो पतन के कारण थे उन पे चर्चा की है छोटे छोटे टुकड़ों में, पर मैं यहाँ पर अब आपको एक छोटा सा जो फ्रेम है उस फ्रेम में इन सबको एक साथ रख के आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ किन किन कारणों की वजह से, या उन महत्वपूर्ण कारणों पे अगर हम बात करें, जो अगर पेपर पे आता है कि महत्वपूर्ण कारण बताएं जिनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, तो वो ये फ्रेम आपको वहाँ पे क्लिक करेगा और आप इसे जो है बहुत ही सावधानी के साथ लिख पाएंगे। तो अगर अब हम बात करते हैं जब रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण निकल के आता है वो है कि करप्शन ऑफ मुग़ल लीडर्स, यानी सरदारों का नैतिक पतन। यूँ तो कहा जाता है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जो थे वो स्वयं साम्राज्य के निर्माता थे, और इनका जो शासनकाल था, इस शासनकाल में मुग़ल सरदारों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जैसे कि हम इनके शासनकाल के दौरान बैरम खां, मुनीम खां, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह को सुनेंगे, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
जो है साथ दिया है मुग़ल साम्राज्य का, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य इतना फैला। पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आप देखोगे कि फ़र्रुखसियर के समय में सैयद ब्रदर्स, फिर उसके बाद इमादुल मुल्क, फिर हैदराबाद के निज़ाम चिनकलिज खां, ये सब जो लोग थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए अपने शासकों तक को मरवा दिया। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि ये काबिल नहीं थे, ये भी बहुत काबिल जो है मुग़ल सरदार थे, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए मुग़ल शासकों को मरवा दिया। तो हमें इससे पता चलता है कि मुग़ल लीडर्स, जो मुग़ल सरदार थे, वो कितने ज़्यादा करप्टेड थे, और ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चापलूसी पर ही रहते थे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो लक्ष्य था कि खुद को कैसे बड़ा बनाया जाए, चाहे साम्राज्य डूबता हो तो डूब जाए। इसी के लिए मतलब सरदारों के नैतिक पतन के लिए जो है डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है, 18वीं सदी में कुलीनों के नैतिक पतन का मुग़ल साम्राज्य के शीघ्र पतन में बहुत बड़ा योगदान था। तो किसने कहा है? ये बात कही डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कही है कि 18वीं सदी में कुलीनों के नैतिक पतन का मुग़ल साम्राज्य के शीघ्र पतन में बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद बात आती है राइज ऑफ मराठास की। राइज ऑफ मराठास का मतलब है कि मराठा शक्ति का उदय। यहीं से मराठा की शक्ति का उदय होता है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसके विरोध में मराठा शक्ति का उदय हुआ, और इन्होंने मराठाओं ने हिंदू पातशाही के आदर्श को लोगों के सामने रखा, और मुग़ल साम्राज्य की कमियों को दूर करते हुए खुद को एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पे लोगों से अवगत कराया। पर किंतु अगर हम बात करें मराठाओं की, तो ये साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिका रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ता है, तो उसी आधार पर मराठाओं में भी आगे चलकर उनके कुछ योग शासकों के बाद इनमें भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती रहीं जिनकी वजह से ये साम्राज्य खुद में ही छिन्न भिन्न हो गया। ये जब हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। ठीक, इसके बाद बात होती है पावरलेस आर्मी की, यानी सेना की दुर्बलता के बारे में। तो इसके लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मुग़ल सम्राटों के पास खुद की कोई सेना नहीं थी। इनकी जितनी सेना थी वो मुग़ल सरदारों की वजह से थी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुग़ल सरदार है कोई उस, और वो किसी शासक के पास काम करता है, तो जब भी शासक यानी जो राजा है वो लड़ाई के लिए जब भी जाएगा तो उसको सेना कौन देगा? वो मुग़ल सरदार देगा। मुग़ल सरदार को उसके बदले में मनसब मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो वसूली करेगा, और उन सैनिकों और घोड़ों को जो है रखेगा, उनका खर्चा वहन करेगा, और जब भी राजा को ज़रूरत होगी तो वो उन्हें पहुँचाएगा। इनकी जो कविताएं थी उनके लिए इन्होंने अपना जो नाम है वो ज़फ़र नाम रखा था, तो जिसका मतलब है कि ये ज़फ़र नाम से जाने जाते थे। मतलब और इसको हम थोड़ा सा और अगर डिस्क्राइब करें या यूँ कहूँ कि इसको अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊँ तो इन्होंने अपना जो उपनाम है वो ज़फ़र रखा था, और इनकी शायरियों में यही नाम उपयोग होता था, वो इनकी शायरियों में होता था। ठीक है, ये उनकी फ़ोटो है, क्योंकि मैंने वैसे तो आपको बाकी सारे शासकों के समय नहीं दिखाई, पर हाँ पिक्चर्स लगी हुई है। ये सारी पिक्चर्स जो है विकिपीडिया से ली गई है। अगर आप चाहें तो ये नाम जो उनके टाइटल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं उनके नाम से आप जाकर विकिपीडिया से देख सकते हैं। ठीक, इनका उपनाम मैंने आपको बता दिया है। ये पेपर में भी आता है उपनाम कि ज़फ़र जो है वो किस मुग़ल शासक का उपनाम था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय का। इन्होंने फर्स्ट फ्रीडम फाइट 1857 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। इसी वजह से जो है हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और इन पर मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे के बाद इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया था।
रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, और इस तरीके से मुगल वंश का अंत हो जाता है। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कि मुगल वंश का अंत हो चुका है, और जो 12 शासक थे औरंगजेब के बाद, उनमें से कोई भी ऐसा काबिल राजा नहीं था जो मुगल वंश को बढ़ाने, मतलब अर्थात मुगल वंश के साम्राज्य को बढ़ाने में किसी भी तरीके की जिसने भागीदारी निभाई हो। सारे शासकों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति की, और उनकी वजह से मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर ही अग्रसर रहा। अब चूंकि हमने वैसे तो इन 12 शासकों के दौरान इनकी सारी जो पतन के कारण थे उन पे चर्चा की है छोटे छोटे टुकड़ों में, पर मैं यहाँ पर अब आपको एक छोटा सा जो फ्रेम है उस फ्रेम में इन सबको एक साथ रख के आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ किन किन कारणों की वजह से, या उन महत्वपूर्ण कारणों पे अगर हम बात करें, जो अगर पेपर पे आता है कि महत्वपूर्ण कारण बताएं जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो वो ये फ्रेम आपको वहाँ पे क्लिक करेगा और आप इसे जो है बहुत ही सावधानी के साथ लिख पाएंगे। तो अगर अब हम बात करते हैं जब रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कारण निकल के आता है वो है कि करप्शन ऑफ मुगल लीडर्स, यानी सरदारों का नैतिक पतन। यूँ तो कहा जाता है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जो थे वो स्वयं साम्राज्य के निर्माता थे, और इनका जो शासनकाल था, इस शासनकाल में मुगल सरदारों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जैसे कि हम इनके शासनकाल के दौरान बैरम खां, मुनीम खां, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह को सुनेंगे, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है साथ दिया है मुगल साम्राज्य का, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य इतना फैला। पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आप देखोगे कि फ़र्रुखसियर के समय में सैयद ब्रदर्स, फिर उसके बाद इमादुल मुल्क, फिर हैदराबाद के निज़ाम चिनकलिज खां, ये सब जो लोग थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए अपने शासकों तक को मरवा दिया। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि ये काबिल नहीं थे, ये भी बहुत काबिल जो है मुग़ल सरदार थे, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए मुग़ल शासकों को मरवा दिया। तो हमें इससे पता चलता है कि मुग़ल लीडर्स, जो मुग़ल सरदार थे, वो कितने ज़्यादा करप्टेड थे, और ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चापलूसी पर ही रहते थे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो लक्ष्य था कि खुद को कैसे बड़ा बनाया जाए, चाहे साम्राज्य डूबता हो तो डूब जाए। इसी के लिए, मतलब सरदारों के नैतिक पतन के लिए जो है डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है, 18वीं सदी में कुलीनों के नैतिक पतन का मुगल साम्राज्य के शीघ्र पतन में बहुत बड़ा योगदान था। तो किसने कहा है ये बात? कही डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कही है कि 18वीं सदी में कुलीनों के नैतिक पतन का मुगल साम्राज्य के शीघ्र पतन में बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद बात आती है राइज ऑफ मराठास की। राइज ऑफ मराठास का मतलब है कि मराठा शक्ति का उदय। यहीं से मराठा की शक्ति का उदय होता है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य है उसके विरोध में मराठा शक्ति का उदय हुआ, और इन्होंने, मराठाओं ने हिंदू पातशाही के आदर्श को लोगों के सामने रखा, और मुगल साम्राज्य की कमियों को दूर करते हुए खुद को एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पे लोगों से अवगत कराया। पर किंतु अगर हम बात करें मराठाओं की, तो ये साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिका रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ता है, तो उसी आधार पर मराठाओं में भी आगे चलकर उनके कुछ योग शासकों के बाद इनमें भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती रहीं जिनकी वजह से ये साम्राज्य खुद में ही छिन्न भिन्न हो गया। ये जब हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। ठीक, इसके बाद बात होती है पावरलेस आर्मी की, यानी सेना की दुर्बलता के बारे में।
तो इसके लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मुग़ल सम्राटों के पास खुद की कोई सेना नहीं थी। इनकी जितनी सेना थी वो मुग़ल सरदारों की वजह से थी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुग़ल सरदार है कोई, उस और वो किसी शासक के पास काम करता है, तो जब भी शासक यानी जो राजा है वो लड़ाई के लिए जब भी जाएगा तो उसको सेना कौन देगा? वो मुग़ल सरदार देगा। मुग़ल सरदार को उसके बदले में मनसब मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो वसूली करेगा और उन सैनिकों और घोड़ों को जो है रखेगा, उनका खर्चा वहन करेगा और जब भी राजा को ज़रूरत होगी तो वो उन्हें पहुँचाएगा। इनको जो है राजा को सेना कौन दे रहा है? सेना दे रहे हैं मुग़ल सरदार। तो इसकी वजह से जो सेना की जो ईमानदारी है, वफादारी है, वो उनके राजा की वजह से रहती है। और इसको हम राजा इस तरह से भी, और इसको हम इस तरीके से भी देखेंगे कि इन्हीं मुग़ल शासकों के शासनकाल के समय बैरम खां और महावत खां ने विद्रोह भी किया था, जहाँ से आप देखोगे कि सेना की दुर्बलता की स्पष्टता आपको यहीं पे मिल जाएगी। फिर भी इन्होंने मतलब अपने शासन में, मतलब बाकी जो राजा थे उन्होंने अपने शासन में ऐसी कोई भी नई योजना नहीं लेकर आए जिससे इनकी जो सेना है वो मजबूत हो। और आप यूँ कहें कि शाहजहाँ के ही शासनकाल से जो है राजपूत और अफ़गानों की सेना में भर्ती जो है बंद कर दी गई थी। और औरंगजेब जो था वो खुद अपने सेनापतियों पर शक करता था। इसके अलावा इनके पास जहाजी बेड़े भी कोई बहुत मजबूत नहीं थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद हमें ये बहुत अच्छे से देखने में भी पता चला कि इनके जहाजी बेड़ों में इतना ज़्यादा कमज़ोर थे ये कि अंग्रेज़ों के सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं सके। और धीरे धीरे सबसे पहले तो अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य है वो समुद्र पर ही जमा था। ठीक, इसके बाद हम कारण पे आते हैं, वो है रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉज से मतलब है मेरा कि धार्मिक कारण क्या थे। तो हम देखेंगे कि जब अकबर का शासन था उस समय उसने धार्मिक नीति को अपनाया और अपने समय में जाट, सतनामी, राजपूत और सिखों, बुंदेलों को भी इन्होंने अपना मित्र बनाया और इनके साथ मिलकर ही इसने अपने शासन को आगे बढ़ाया। पर वहीं औरंगजेब की जो नीति थी, वो जो धार्मिक नीति थी, वो पतन का बहुत बड़ा मुख्य कारण रही है। क्यों? क्योंकि इनके ही समय में जाट, सतनामी, राजपूत, सिखों का विद्रोह हुआ और इसी धार्मिक नीतियों के कारण जो मुग़ल साम्राज्य है वो पतन की ओर बढ़ा और इनमें से कोई भी राजा इन विद्रोहों को दबाने में सफलता नहीं प्राप्त कर सका। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण इनकी पतन की वजह है वो है इकोनॉमिक कॉज, जिसका मतलब है कि आर्थिक पतन। तो इसके लिए ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि इनके जो समय में आय का जो साधन है वो कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही था मुख्य स्रोत के तौर पर। अगर हम बात करें कि भूमि पर जो कर लगता था, अब ये भूमि पर लगने वाले कर को वसूलने के लिए उसमें मनसबदारी करते थे। मनसबदारी के तहत जो है कि कितना भी हो आपको कर देना ही, आपके पास फसल हो फसल ना हो कोई मतलब नहीं है, बस आपको किसान अगर आप हैं तो आपको कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलते थे। और तो और इसके बाद जो है नादिर शाह और फिर उसके बाद आप देखोगे अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने धन को, जो इनके साम्राज्य में धन था उसको लूट लिया। और इसके बाद आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में तो इनको बर्तन बेचने तक जो है नौबत आ गई थी सेना की पगार को देने के लिए। तो अंततः जो भी ऐसा राज्य हो जहाँ पर पैसा बिल्कुल नहीं हो और आर्थिक अवस्था बिल्कुल तितर बितर हो गई हो, वहाँ उस शासनकाल को टिके रहना तो बहुत ही मुश्किल है। वही हाल जो है मुग़ल के शासनकाल के साथ भी हुआ। इसके बाद जो लास्ट जो हमारा जो कारण है वो है डेफिशिएंसी ऑफ नेशनलिज्म,
यानी राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी एक बड़ी वजह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन का। डॉक्टर बिपिन चंद्र जी का मत है इसके लिए कि जो मुगल साम्राज्य के समय जो भारतीय थे उनका जो है मुगल साम्राज्य के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो तो थी ही नहीं। वहाँ पे सब एक दूसरे को बस मारने के लिए उतारू थे और खुद को ही बस बनाना चाहते थे, भले ही उनके भाई को कोई भी क्षति पहुँचती हो वो उससे कोई मतलब नहीं था उन्हें अपने, ना ही वो लोग जो है देश की अखंडता और उसकी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक थे। उनमें ऐसी कोई भी भावना नहीं थी जिससे वो राष्ट्रीयता की भावना के तहत अपने राष्ट्र को ऊपर की ओर ले जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, संघर्ष और स्वार्थ के लिए ही काम करते थे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के विषय में कुछ इतिहासकारों ने भी अपने मत दिए हैं, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस इतिहासकार ने क्या मत दिया है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉक्टर सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में लिखा है, मनसबदारी या जागीरदारी व्यवस्था ही मुगल साम्राज्य के लिए उत्तरदायी थी। ये मैंने वैसा ही लिखा है जैसा कि इतिहासकार ने कहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक द अर्गारियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में आर्थिक संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बताया है। हमने जब अभी मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करी थी तो हमने वहाँ पे जागीरदारी व्यवस्था की वजह से जो पतन हुआ उसको भी देखा था और आर्थिक संकट की वजह से जो पतन हुआ है उसको भी हमने वहाँ पे देखा है, ठीक है। विलियम आर्विन ने वहीं अपनी पुस्तक द आर्मी ऑफ इंडियन मुगल्स में सैनिक अक्षमता को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है। तो हमने द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वाले भाग में हमने ये भी देखा कि कैसे सैनिकों की अक्षमता की वजह से जो है क्या कारण है जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर रहा। सरकार ने अपनी पुस्तक फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को बताया है। तो ये कुछ मत थे जो हमारे इतिहासकारों के मत थे और उनके अनुसार जो वजह रही होगी मुगल साम्राज्य के पतन की वो मैंने आपको बताएं। अब मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना रहती है, ठीक है। तो ये प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को जो है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पेपर में पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? ये मैंने आपको बताया भी था, वो था रफ़ी-उद-दरजात का। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो वो किया था मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम क्या था? वो था रोशन अख्तर। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? वो थे सैयद ब्रदर्स, जिसमें से एक थे हुसैन अली खां और दूसरे थे अब्दुल्ला खां, ठीक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि उन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सैयद बंधु किसके शासनकाल में जो है मारे गए? वो थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में इनको मरवाने में जो है चिनकलिज खां का हाथ था और जो सैयद बंधुओं में हुसैन अली खां थे वो तुरानी नेता के द्वारा मारे गए थे और वहीं अब्दुल्ला खां को विष देकर मारा गया था। महाराजा जय सिंह ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? वेधशालाएँ महाराजा जय सिंह ने दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने सत्ता संभाली? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 तो पहले ही मर चुके थे, बाकी 3 पुत्रों में जो उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, या यूँ कहूँ जो उनके 5 पुत्र थे उनमें जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे मोहम्मद मुअज्जम, उन्होंने जो सत्ता है उसको संभाला। उन्होंने जो है बहादुर शाह प्रथम की भी उपाधि धारण कर रखी थी और उन्होंने ही शाह आलम प्रथम की भी उपाधि धारण कर रखी थी। हैदराबाद राज्य का जो स्वतंत्र संस्थापक है वो कौन था? वो थे चिनकलिज खां।
जिनको जो है फर्रुखसियर के समय में दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया गया था। वही चिनकलिज खान ने जो है हैदराबाद के जो है स्वतंत्र संस्थापक थे। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के अंत समय से पूर्व कैसे हुआ, मतलब इसका यह है कि जहांगीर शाह जो है अपने शासन से पहले ही कैसे ख़त्म हो गया। तो वो जो है युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित होकर जो है उसका शासन ख़त्म हो गया था, क्योंकि भतीजे ने उसको हराया, फिर उसको जो है मरवा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताओगे कि इनका भतीजा कौन था, यानी जहांगीर शाह के भतीजे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि किस राजा को क्या उपाधि मिली थी, या फिर इस मुगल शासन काल के दौरान किन किन राजाओं को या किस व्यक्ति को किस उपाधि से नवाजा गया था, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी उपाधियां जो हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और शाह बेखबर जो नाम है ये किसके नाम थे, ये थे मुअज्जम के नाम। मुअज्जम कौन था, मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। वहीं लंपट मूर्ख जो नाम है वो जहांगीर शाह को मिला था, और घड़ित कायर गीदर शायर जो नाम है वो फर्रुखसियर को मिला था। ईरान का नेपोलियन के नाम से नादिर शाह को जाना जाता है। वहीं रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह को ही जाना जाता है। शाहजहां द्वितीय की उपाधि रफ़ीउद्दौला ने ली थी, माफ़ कीजिएगा ये जो है शाहजहां तृतीय है, और नहीं ठीक है, हाँ, शाहजहां द्वितीय की उपाधि रफ़ीउद्दौला को मिली थी। वहीं शाह आलम द्वितीय की उपाधि अली गौहर को मिली थी। जफ़र की उपाधि जो है बहादुर शाह द्वितीय ने अपनी शायरियों में जो है जफ़र नाम यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें उपनाम मिला था। वहीं सवाई व मिर्ज़ा राजा की उपाधि जय सिंह को मिली थी, जो फर्रुखसियर और जहांगीर शाह ने क्रमशः दी हुई थी उन्हें। किबला आलम जो है राजमाता उधम भाई को जो है उपाधि मिली थी, और दुर्गे दुर्रानी युग का मोती जो है अहमद शाह अब्दाली को जो है ये उपाधि से नवाजा गया था। पूरा वीडियो था जिसमें हमने द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।